हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम फिजिक्स आईसीएसई चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप चैप्टर 1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं। नाउ वर्क एनर्जी एंड पावर में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्क क्या है। अगर आप वर्क के बारे में कहें कि भाई वर्क क्या होता है, तो नॉर्मली वर्क के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो हम कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत काम किया। अगर हमने एक टेबल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया और हम बोलते हैं हम थक गए, भाई हमने बहुत सारा वर्क कर लिया, हमने बहुत सारा काम कर लिया है। तो वर्क के लिए बहुत ही इजी सी डेफिनेशंस आप कह सकते हैं कि फोर्स कॉजिंग द मूवमेंट। अगर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए तो हम इजीली कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क डन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में। और अगर आप फोर्स लगा रहे हैं स्टिल आपको ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अगर मेरा हाथ ये है, अगर मैं ये फोर्स इस पे यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ और इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा फोर्स लगाने पे तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई भी काम हो रहा है। अब जैसे ये सोचिए, ये ब्लैक बोर्ड है, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ और ब्लैक बोर्ड अपनी जगह पर ही है, इसने मूव ही नहीं किया, दैट मीन्स कि मैंने कोई काम ही नहीं किया। ठीक, और अगर मैंने फोर्स लगाया और ये ब्लैक बोर्ड यहाँ से दूसरी जगह पे चला गया, दैट मीन्स मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। ठीक है, तो ये होती है बात वर्क की। अब वर्क की अगर आप इक्वेशंस की या इसके आप एक फॉर्मूले की बात करें कि भाई क्या होता है, वर्क को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, तो वर्क के लिए आप कह सकते हो वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा उस वो यूनिट और जितनी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, ये दोनों चीज इनका मल्टीप्लिकेशन। साथ में एक नई चीज, ये तो हमने पुरानी क्लासेस में भी कर रखा है, अब एक नई चीज और साथ में ऐड होती है इनटू कॉस थीटा। ओके बच्चों, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब क्या क्या होते हैं ये चीजें देखिए भाई। एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, जितना आप फोर्स लगा रहे हो। एस क्या है, एस आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपका क्या है, कॉस थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर आपने किसी भी चीज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस तरह से हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा है, और इसकी कॉस वैल्यू ली जाती है। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो हमेशा ये भी याद रखना है कि जो फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है वो किस एंगल में हो रहा है, जिस एंगल में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है उस एंगल की वैल्यू को भी मेजर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा पूछा जाता है, बोला गया कि भाई आप घर से निकले, स्कूल पहुंचे और स्कूल से आप वापस घर आ गए, अब आपने कितना काम किया। आपने तो कहा भाई मैंने तो बहुत काम किया, लेकिन बच्चों फिजिक्स के टर्म में आपने कोई काम ही नहीं किया। अगर आप फिजिक्स के बारे में कहें तो आपने कोई काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया वो भी देख लेते हैं। आप घर से निकले, उसके बाद स्कूल पहुंचे, स्कूल से आप वापस घर आ गए अपने। ठीक है बच्चों, अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर आप ये बोलिए कि आप कितना डिस्प्लेस हुए, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। भाई फाइनल आप जहां तक पहुंचे थे माइनस इनिशियल आपने कितना जहां से चलना शुरू किया था, इन वैल्यूज का डिफरेंस ले लीजिए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर तो आप यहाँ से चले थे और वापस आप इसी पॉइंट पर आ गए, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पर जीरो है तो वर्क कितना हो गया, आपने कितना काम किया फिजिक्स के टर्म में, जीरो काम किया बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका जीरो आ जा रहा है तो भी हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम यूनिट्स के बारे में बात करें तो ऐसा यूनिट वर्क की क्या है भाई, न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर, या हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल। क्लियर।
उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट क्या है? फोर्स की डैन और डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं बच्चों अर्ग। ठीक, अब एक क्वेश्चन आया था कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है? जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है? तो क्या हो सकता है? 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, 1 न्यूटन में क्या होता है? 10 टू दी पावर 5 डैन, और 1 मीटर क्या है तुम्हारा? 100 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 10 टू दी पावर 7 डैन। तो 1 जूल इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 10 टू दी पावर 5 7 10 टू दी पावर 7 डैन इंटू 100 सेंटीमीटर या 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ये आप 1 जूल के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई नॉर्मली कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पर आपको बच्चों कुछ कंडीशंस के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ केसेस के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से अगर डिस्प्लेसमेंट का एंगल और फोर्स का एंगल वेरी कर रहा है तो वर्क उसके हिसाब से किस तरह से चेंज हो जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जैसे कि अभी बात हुई कि थीटा की वैल्यू अगर अलग अलग है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्क में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 केसेस दे रखे हैं। पहला केस क्या है? पहला केस कहता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या उनके बीच में कोई एंगल बनेगा? नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। और अगर दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 0, तो जैसे यहाँ मेंशन कर रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में कॉस की वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो वर्क की इक्वेशंस आप लिखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इस टाइम पे जो वर्क होता है वो हमारा एक पॉजिटिव वर्क होता है बच्चों। ठीक है, जब आपके थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो उस टाइम पे जो वर्क होता है वो आपका एक पॉजिटिव वर्क होता है। नाउ सेकेंड केस देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट केस में पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल बताइए जिसमें हम ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक बॉल है, अगर वो नीचे की तरफ गिर रही है मान लीजिए, तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स भाई क्या है? फोर्स वो नीचे की तरफ गिर रही है और मूवमेंट भी उसमें क्या हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। तो जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है मूवमेंट भी उसी तरह है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है। तो ये केस किस में आएगा? फर्स्ट केस में। यहाँ पे जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा? उसको एक पॉजिटिव वर्क कहेंगे। अब सेकेंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस कहते हैं कि अगर वर्क इधर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी दूसरी तरफ हो, एक तरफ जिस तरफ वर्क हो रहा है उसके ऑपोजिट तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट केस में हम लोगों ने कहा कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, मैं उसको अपनी तरफ खींच रही हूँ, मैं उस पर फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रही हूँ, तो उस बॉक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉक्स मेरी तरफ आ रहा है, मतलब मैं फोर्स लगा रही हूँ, खींच रही हूँ, वो बॉक्स भी मेरी तरफ आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये एक पॉजिटिव वर्क था। ठीक, अब बात आई कि सेकेंड केस में आप ये कब कहेंगे कि जो आपका वर्क है वो नेगेटिव वर्क है। अब ये एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि एक बॉक्स रखा है, मैं इधर से खींच रही हूँ और कोई दूसरा बच्चा उधर से खींच रहा है उस बॉक्स को। तो अगर भाई मान लीजिए कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैंने उसको ज्यादा तेजी से खींच लिया, तो वो भी फोर्स लगा रहा है और मैं भी फोर्स लगा रही हूँ। लेकिन अगर ज्यादा ताकत मेरे पास है, मैंने उसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचा, तो बॉक्स मेरी तरफ डिस्प्लेस हुआ। फोर्स तो उसने भी लगाया बट डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ हुआ, तो उस बच्चे के रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया।
ठीक है। दूसरे मेरे रिस्पेक्ट में तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ क्योंकि मैंने इधर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, लेकिन उस बच्चे वो तो अपनी तरफ खींच रहा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ हुआ, तो इस केस में आपका क्या हो गया, वर्क डन निगेटिव हो गया। तो जब भी अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और हमारा अगर ये ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है ये कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180, और cos 180 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, यहाँ पर देखिए cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1, तो वर्क इज इक्वल टू -FS। दैट मीन्स जो वर्क डन हुआ है वो आपका क्या है, एक निगेटिव वर्क डन है। ठीक है बच्चों, वर्क डन इस केस में क्या है, निगेटिव वर्क डन है। नाउ थर्ड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड केस क्या है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है ठीक उसके 90 डिग्री पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि cos 90 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 0, तो वर्क कितना हो गया, 0, मतलब नो वर्क, कोई काम नहीं हुआ वहां पर। ठीक है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। अब इसका अगर आप एग्जांपल देखिए कि सिंपल कुली ने सामान अपने सर पे रखा है और अगर वो आगे जा रहा है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अगर कोई कुली है वो सामान रख के आगे की तरफ मूव हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, तो भाई वो फोर्स यहाँ पे लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, यहाँ, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। और अगर एंगल 90 डिग्री बन गया तो हम कह सकते हैं फिजिक्स के टर्म में कि कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज और भी एक सर्कुलर पाथ में भी देख लेते हैं। क्या होता है कि आप जानते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड से पूछे गए हैं कि अगर ये मान लीजिए सन है, इसके सराउंडिंग अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जाए कि कितना वर्क डन हो रहा है, तो देखिए अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ इस तरह से लगेगा सन की तरफ, सन अपने ग्रेविटेशन फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है भाई, ये इस तरह आगे बढ़ रहा है एक टेंजेंट के फॉर्म में। तो ये अगर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो सर्कुलर पाथ में हमेशा जब आप कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा बच्चों। ठीक है, ये आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। ना बच्चों, वर्क के बाद जो हमें अगली चीज देखनी है वो हमारी है पावर, कि पावर क्या चीज होती है। तो अगर आपने कोई भी काम किया है, ठीक है, और उस काम को हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब देखने लगे, जब हमारा जो वर्क है उसको टाइम से रिलेट करने लगेंगे, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम पावर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है पावर की, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। किस रेट से आप कोई भी काम कर रहे हैं वही चीज आपकी क्या बताएगी, पावर बताएगी। जिस रेट से आप कोई भी काम को कर रहे हैं वो आपकी पावर बता रही है। तो पावर के लिए आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W/T, मतलब वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हम उस ऑब्जेक्ट की पावर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर यूनिट के बारे में बात करें तो वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो पावर को वॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर के बारे में कुछ भी अलग सा नहीं है, जो वर्क कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, पावर इसी चीज को डिफाइन करता है आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज है एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी भी क्या है, एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। भाई जितनी कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट में काम को करने की वो उसकी एनर्जी है। कोई कहता है मेरे पास कम एनर्जी है हम कम काम करेंगे, कोई कहता है मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है हम ज़्यादा काम करेंगे। दैट मीन्स एनर्जी और वर्क कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है बच्चों, कि आपके पास जितना काम को करने की कैपेसिटी है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अब ये वर्क की यूनिट के साथ मैच करेगा, दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ कह सकते हैं। इसकी अगर हायर यूनिट के बारे में बात करें कि इसकी हायर यूनिट्स क्या है तो वॉट आवर पूछा जाता है बेसिकली।
तो वॉट आवर को आप कह सकते हैं 1 वॉट इंटू 1 आवर, और 1 वॉट क्या है 1 जूल पर सेकेंड, 1 आवर को 3600 सेकेंड, कंपाइल कर दिया 3600 जूल, या हम कह सकते हैं 3.6 किलो जूल। तो ये चीजें हो गई हमारी वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। और जो अब आके के आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो इन्हीं तीनों चीज़ों को कंपाइल करके लिखा गया है। वर्क के लिए आपको पता है कि वर्क के लिए नॉर्मली हमारे पास क्या है एफ एस कॉस थीटा, या वर्क हम एम जी एच के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। उसके बाद पावर में आपको बताया गया वर्क अपॉन टाइम, आप पावर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल है, ये भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा था कि कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन। ठीक है, मैंने इसीलिए सर्कल कर दिया, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 to the power 5 kg of coal per hour from a mine 360 मीटर डीप। ठीक है बच्चों, जी की वैल्यू बोल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके कर सकते हैं आप। अब मास यहाँ पर कितना है, यहाँ पे जो मास है वो आपका है 10 की पावर 5 kg। ठीक, उसके बाद फिर हाइट कितनी है, माइन कितना डीप है 360 मीटर है, तो h की वैल्यू आपके कितनी है 360 मीटर। ठीक, जी आपसे कितना बोल रहे हैं लेने को, जी लेने के लिए कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब वर्क हम निकाल सकते हैं एम जी एच से। ठीक, तो वर्क आपने निकाल लिया एम जी एच, दैट मीन्स 10 की पावर 5 इंटू जी कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 360। क्लियर बच्चों। अब लेकिन कितनी देर के लिए निकालने की बात हो रही है, रिक्वायर्ड फॉर 1 आवर पर आवर, पर आवर मतलब 1 आवर के लिए। तो 1 आवर बच्चों, 1 आवर में कितने सेकेंड 60 इंटू 60, दैट मीन्स 3600 सेकेंड। तो ये आपका क्या है टाइम है। और यहाँ पर आपसे वर्क तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, पावर पूछ रहा था। तो पावर आप क्या कह सकते हैं W अपॉन टी, दैट मीन्स W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 10 की पावर 5 इंटू 10 इंटू 360 अपॉन टाइम आपका कितना था 3600। ये जीरो इससे कैंसिल, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, आपकी पावर कितनी आ गई 10 की पावर 5 वॉट। पावर हमारी कितनी आ गई 10 की पावर 5 वॉट, या हम कह सकते हैं 100 किलो वॉट। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने चैप्टर 2 का फर्स्ट सेक्शन कवर कर लिया है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।